दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जो आपका यूपी एचईएससी विज्ञापन संख्या 51 जीआईसी जीटीसी खंड शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और लेखपाल की परीक्षा होने जा रही है। तो इसमें भारतीय संविधान एक कॉमन पोर्शन है। स्पेशली बात करते हैं विज्ञापन संख्या 51 यूपी एचईएससी एड 51 री एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका जीएस का पेपर होना है, इसमें कुल मिला के 6 यूनिट हैं और धीरे धीरे आपका जो सिलेबस है ये समाप्ति की ओर है। जैसे कि करंट अफेयर मोस्टली आपका करवाया जा चुका है, पूरे एक साल करंट मैं आपको दे भी चुका हूँ। इसके अलावा शिक्षण और शोध आवृत्ति रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो आईसीटी है ये भी आपका पूरा हो चुका है। मानव और पर्यावरण पर ज़्यादातर टॉपिक आपके हो चुके हैं। एक वीडियो और आएगा और ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय इतिहास और भूगोल पर भी 2-3 लेक्चर हो चुके हैं, बस 1-2 लेक्चर और बाकी हैं, ये भी आपके हो जाएंगे। इसके अलावा अगर देखेंगे तो भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था में दोस्तों बहुत ही संक्षेप में आपको ये बातें समझनी है। और जो आपके पीवाईक्यूज हैं, यानी कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें बस वही चीज़ें पढ़नी है, उतना ही पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम में आता है। जीएस जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन संख्या 51 में जीएस जो है केवल 30 ही प्रश्न होने हैं। तो इसके लिए यूपी पीसीएस लेवल का जीएस स्टडी करना ये कोई समझदारी की बात तो नहीं होगी। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो यहाँ पर अब तक जितने भी लेक्चर हुए हैं, सारे लेक्चर यानी कि जो आपका कंप्लीट सिलेबस है उसमें जितने भी लेक्चर हुए हैं उनके लिंक मैंने डायरेक्टली दे दिया है, ताकि आप अगर चाहें तो महज 1 से 2 दिनों में आप पूरा का पूरा जो सिलेबस है इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और ज़रूरी ये है कि आप इसका रिवीजन भी करें। तो रिवीजन के लिए आपको हमारा जो पेड ग्रुप है ज्वाइन करना पड़ेगा। और पेड ग्रुप में आपको सारी पीडीएफ इस प्रकार से दी जाती है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है इन डेप्थ एंड इन डिटेल। तो आपको ना तो लिखने की ज़रूरत है और ना ही कुछ और करने की, बस आपको पढ़ना है। और पूरे मन से अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये जो 30 प्रश्न हैं, इसमें से 25 से ज़्यादा प्रश्न आप बिल्कुल सही से कर पाएंगे। और यही हालत, मतलब यही जो चीज़ें हैं, ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। जैसे कि अगर आप बात करें जीआईसी और जीडीसी के बारे में, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी लगभग कवर किए जा चुके हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि यूपी एचईएससी विज्ञापन संख्या 51 प्लस जीआईसी जीडीसी और खंड शिक्षा अधिकारी और आपका जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है एचईओ, इसमें कॉमन पोर्शन है। तो ये चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ें भी कंप्लीट करवा ली जाएंगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पर बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर ये लेक्चर आप पूरे ध्यान से देख लें तो जो 2-3 प्रश्न आने की संभावना है वो सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। हालांकि इसके बाद 1 या 2 लेक्चर मैं आप और लूँगा, इसके बाद आपका जो ये पॉलिटी है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान दोस्तों, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें जो ब्रिटिश काल में कानून बनाए गए, जो उसमें अधिनियम थे, एक्ट थे, उनको भी समझना पड़ेगा। प्लस आफ्टर फ्रीडम, यानी कि 1947 के बाद जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का विकास हुआ, उन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर समझेंगे, लेकिन सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन देते हैं आपको संविधान के बारे में, ताकि ये चीज़ें आपको कंठस्थ रहें और सीरियल वाइज क्रमबद्ध तरीके से आपके दिमाग में आएँ, और तभी आप इसको याद रख पाएंगे। अदरवाइज कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इस प्रकार से मतलब काफ़ी जो है ना वो मिक्सअप हो जाता है, और ये खिचड़ी जो है वो याद करने में काफ़ी मुश्किल पैदा करती है। तो सबसे पहले तो ये कि जो आपका भारतीय संविधान है, तो हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश भारत के जो अधिनियम थे, कानून थे, वो क्या थे, किस प्रकार से ये आए, और संक्षेप में ये भी जानेंगे कि इसके अंतर्गत क्या था, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि जब भारत स्वतंत्र होता है तो उसके बाद जो संवैधानिक विकास है वो किस प्रकार से हुआ था। सारी चीज़ें समझेंगे आज के इस लेक्चर में, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि शायद ही आपको किसी अन्य लेक्चर में देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को, और लाइक और शेयर तो प्लीज़ आप लोग करते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रिटिश भारत के जो अधिनियम और कानून हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, क्योंकि यही वो पहला कानून है जो कि भारत में लागू हुआ था
भारत को गवर्न करने के लिए, भारत में नियम कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए ब्रिटिश शासन के द्वारा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ये आया था 1773 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3-4 प्रश्न हैं जो कि अक्सर एग्जाम में बनते हैं, आगे इनके बारे में डेप्थ में समझेंगे। इसके बाद दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए 1784 में, यानी कि लगभग 11 साल के बाद पीट्स इंडिया एक्ट आता है, और यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बहुधा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 1793 का बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है। 1813 में आता है एक चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का जो चार्टर एक्ट है, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये दोनों एक्ट समझेंगे डिटेल में। इसके बाद दोस्तों 1853 का चार्टर एक्ट। अब आप थोड़ा सा समय देखिए, ये समय है 1853 का। ठीक है, और 1853 में क्या होता है, 1857 की क्रांति भी आपको याद होगी, तो ये उसके थोड़े टाइम पहले का ही चार्टर एक्ट था। लेकिन इसके बाद 1857 की क्रांति होती है, उसके जस्ट 1 साल के बाद 1858 में एक अधिनियम और आता है, और इस अधिनियम के द्वारा शासन, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, उससे प्रशासनिक अधिकार ले लिए गए, और सारा जो प्रशासनिक काम था वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप समझिए। नेक्स्ट है आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम, मतलब ये 3 साल बाद आया था। 1858 के अधिनियम के 3 साल के बाद आता है भारत परिषद अधिनियम। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार, और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये एक माइलस्टोन है, और निश्चित रूप से अगर इनको आप नहीं समझते हैं तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है 1846 का कैबिनेट मिशन, जिसमें एक संविधान सभा के गठन की बात कही गई। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, और इसके बाद भारतीय संविधान का धीरे धीरे अस्तित्व जो है वो बनना शुरू हो गया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को एक्सेप्ट किया गया पूर्णतया, और इसके बाद भारत एक गणतंत्र बन गया। ठीक है ना, सारी बातें समझेंगे। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप पेड बैच से नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर आप याद कर लीजिए। यहाँ पर आपको केवल लिख के भेजना है हेल्प और एग्ज़ाम का नाम, और आपको बैच के बारे में जानकारी शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ये आया था कब, 1773 में। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसी एक्ट के द्वारा 1774 में नेक्स्ट ईयर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए एलिजा इम्पे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। इसके पहले बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और दोस्तों इसमें एक प्रावधान और भी किया गया कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, यानी कि वो अपना कोई व्यापार और भारतीयों से कोई उपहार नहीं ले सकते थे। ये सारे प्रतिबंध लगाए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। दोस्तों अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, और उसके 11 साल के बाद रेगुलेटिंग एक्ट में जो थोड़ी बहुत त्रुटियां रह गई थी उनको इम्प्रूव करने के लिए 1784 का पीट इंडिया एक्ट आता है। पीट्स क्यों कहा गया, क्योंकि पीट उस समय जो था ना वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, तो यह पीट का था। जैसा कि आप जानते हैं ना कि PITS लिख देते हैं, तो मतलब पीट्स इंडिया एक्ट ये कहा जाएगा। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में ला दिया। इसने दोहरी नियंत्रण प्रणाली यानी कि डुअल कंट्रोल स्थापित किया, जिसमें राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ध्यान दीजिएगा, जो पॉलिटिकल मामले थे उनके लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, और व्यावसायिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गठित किए गए। तो यहाँ से आपका डुअल कंट्रोल स्टार्ट किया गया था 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1793 में क्या हुआ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1784 के बाद 1793 में लगभग 9 साल के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन अब भारतीय राजस्व से देना तय किया गया, और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को अगले 20 साल तक बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट, जो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार, यानी कि चाय, अफीम और चीन, ठीक है,
चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। यानी कि कंपनी अब भारत में चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर उसका जो एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। इसने कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ाया, ईसाई मिशनरियों को प्रवेश दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक राशि आवंटित की गई थी इसके थ्रू। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसी में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक राशि आवंटित की गई थी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था। तो देखो यहाँ पर लगभग 20 साल के बाद फिर 1833 में एक चार्टर एक्ट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो ये कि ये जो 1833 का चार्टर एक्ट है इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर उसे विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1833 में क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और इस प्रकार से जो प्रशासन था उसका केंद्रीकरण किया गया। बम्बई और मद्रास की विधायी शक्तियां छीनी तथा दास प्रथा को समाप्त करने और सिविल सेवा में योग्यता आधारित चयन का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो ये कहा गया कि जो सिविल सेवा में चयन होता है वो योग्यता पर आधारित होगा, ना कि मतलब किसी सिफारिश पर, ठीक है। और इसी समय लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग भी गठित किया गया था और सती प्रथा का अंत भी हुआ था पूर्ण रूप से बंगाल में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई थी 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? देखो दोस्तों, अगर आप इस PDF को एक बार और पढ़ लेंगे ना, ये चीज़ें कभी आपको भूलेंगे नहीं, दिस इज़ द गारंटी। तो बिल्कुल आपको ये PDF बहुत ही ज़रूरत है आपको, तो या तो आप इसे नोट करिए, अदरवाइज आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब 1853 का चार्टर एक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया 1833 का चार्टर एक्ट, इसके 20 साल के बाद आता है एक और चार्टर एक्ट 1853 वाला। और ध्यान दीजिएगा कि ये 1857 की क्रांति के लगभग 3-4 साल पहले ये चार्टर एक्ट आता है। तो 1853 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पहले क्या देखा था आपने कि 20-20 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन अब कहा गया कि अनिश्चित काल तक। ये 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन होगा उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया और 1854 में सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता, जिसके लिए मैकाले समिति गठित की गई थी, शुरू की। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। यह भारतीय संसदीय प्रणाली की नींव भी बना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आता है, मैंने आपको बताया कि 1857 की क्रांति होती है, उसके अगले साल 1858 में एक अधिनियम बनता है। इसे 1858 का भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा 2 अगस्त 1858 को पारित एक ऐतिहासिक कानून था ये 1858 का अधिनियम। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर, ध्यान दीजिए अब क्या था, इसके पहले जो मतलब आया था 1853 वाला चार्टर एक्ट, उसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। मतलब उस समय शासन कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। लेकिन 1858 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का सीधा नियंत्रण ये ब्रिटिश क्राउन रानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया, ठीक है। तो मतलब ये था कि अब जो ब्रिटेन की सत्ता थी वो ये चाहती थी कि कंपनी के थ्रू नहीं, डायरेक्टली अब हम जो है गवर्न करेंगे। और इससे क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के एक नए युग की शुरुआत होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1858 का समय और 1858 का यह भारत सरकार अधिनियम, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद महज 3 सालों के बाद एक भारत परिषद अधिनियम आया था 1861 में, इसको भी आप याद रखेंगे। तो क्या हुआ था इसमें, इसकी जो मुख्य विशेषताएं वो इस प्रकार से हैं कि पोर्टफोलियो प्रणाली अपनाई गई। गवर्नर जनरल वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्यों को विशिष्ट विभाग सौंपे गए, यानी कि गृह विभाग, राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और सार्वजनिक कार्य, जिससे कैबिनेट प्रणाली की नींव रखी गई, ठीक है।
ये मतलब ये पोर्टफोलियो प्रणाली जो है इसमें अपनाई गई थी कब? 1861 में, जो कि व्यवस्था आप अभी भी देख सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना। नेक्स्ट है आपका विधान परिषद में भारतीयों का प्रवेश कराया गया। 1861 में जो एक्ट आया उसके थ्रू विधान परिषद में भारतीयों को अनुमति प्रदान की गई कि वो भी रह सकते हैं विधान परिषद में। तो वायसराय को विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में, लेकिन गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों को नामित करने की अनुमति दी गई। इसके तहत 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव को नियुक्त किया था। ये तीनों नाम बिल्कुल रट लेना, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। हालांकि मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा तो ये भी मैं चीज़ें ध्यान में रखूंगा कि ये प्रश्न आपके लिए उसमें रहे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत, जैसा कि आप जानते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से छीनी गई विधायी शक्तियाँ ये अब वापस कर दी गई। कब? 1861 में। तो ये क्या हुआ कि सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक कदम था। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई वायसराय को, मतलब कि वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सहमति के बिना 6 महीने तक के लिए अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया गया। ये व्यवस्था अभी भी लागू है। नई विधान परिषदें बनाई गई। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में नई विधान परिषदें स्थापित की गई थी। सारी बातें क्लियर दोस्तों। इसके बाद आता है 1909 का मार्लेमेंटो सुधार और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बात करें तो 1909 का जो मार्लेमेंटो सुधार हुआ तो इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्या? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था इसमें की गई थी, जिसने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। तो ये एक बहुत बड़ा अवगुण था मार्लेमेंटो सुधार का। 1909 का मार्लेमेंटो सुधार, इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून था जिसका उद्देश्य नरमपंथी कांग्रेसियों को खुश करना और देश में बढ़ते राष्ट्रवाद को कंट्रोल करना था। और इसके लिए ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, मतलब ये प्रयास किया गया कि अब हिंदू और मुसलमानों को तोड़ा जाए। और अंग्रेज इसमें सफल भी रहे, जाते जाते वो देश के 2 टुकड़े भी कर गए। दोस्तों आगे बात करते हैं, आता है आपका 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार दोस्तों, इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। अगर समझने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है आपको, या कुछ भी मतलब आपको दिक्कत हो रही है, या आपको आसान लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, लेक्चर के बारे में जो कुछ भी आपके मन में आ रहा हो ना, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि लेक्चर आपके लिए कैसा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत फास्ट चल रहे हैं या फिर बहुत ही स्लो है, जो कुछ भी है, ठीक है, बताइए ज़रूर। दोस्तों बात करते हैं 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा इसे तैयार किया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, प्रांतों में द्वैत शासन लागू करना, कहाँ पर? प्रांतों में द्वैत शासन लागू करना, और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को स्थापित करना था, जो 1921 से प्रभावी हुआ, ठीक है। अब दोस्तों आता है आपका फाइनली 1935 का भारत सरकार अधिनियम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें ज़्यादातर जो हिस्सा है वो एज इट इज़ 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही लिया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में पारित एक विस्तृत कानून था, जिसने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई और केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव रखा। इसमें 451 धाराएं और 15 अनुसूचियां थीं। तो 451 धाराएं और 15 अनुसूचियों वाले इस अधिनियम ने मताधिकार को 10% तक बढ़ाया, लेकिन महत्वपूर्ण रक्षा और विदेशी मामले गवर्नर जनरल के पास ही रखे। और इसी अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी। दोस्तों इसके बाद आता है 1946 का कैबिनेट मिशन, ये जरूर याद रखिएगा। भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था कैबिनेट मिशन में ही, जो किया था कब? 1946 में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन की योजना बनाई गई, जिसके 3 प्रमुख सदस्य रहे थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। दोस्तों आपको याद होगा भारत आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि भारत में गणतंत्र कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को,
ठीक है। इसके बीच में भारत में जो नियम कानून व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी, तो वो भारत परिषद अधिनियम 1935 के द्वारा ही चलाई जाती थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जरूर आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 और उसके पहले 15 अगस्त 1947 के बीच में जो समय रहा, ये जो समय था इसमें जो भारत चल रहा था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू ही गवर्न किया जा रहा था, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं, अब 1947 आता है, भारत आज़ाद हो गया और अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से बहुधा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, हमारा जो मूल भारतीय संविधान था जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जो इन भागों में विभाजित था। यानी कि वर्तमान में संशोधनों के बाद अब इसमें कितने भाग हो गए हैं, 25। वर्तमान में कितने हो गए हैं, 25 भाग। लगभग 470 अनुच्छेद हो गए हैं 2025 तक और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। पहले कितने थे, पहले 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो ये आप थोड़ा सा एक कंपैरिजन टेबल देख लीजिए। दोस्तों बात करेंगे अब यहाँ पर सबसे पहले कि किस भाग में क्या वर्णन है और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं पहले भाग 1 के बारे में। भाग 1 में मिलेगा आपको संघ और उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक, ठीक है। अगला है आपका भाग 2, नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 निर्देशक सिद्धांत मिलेंगे आपको, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। भाग 5 संघ से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, और ये सबसे बड़ा भाग है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका भाग 6 जो कि राज्य से संबंधित है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। दोस्तों भाग 7 जो है ये संविधान द्वारा निर्दिष्ट की गई पहली अनुसूची के भाग ब में राज्य 7वां संशोधन अधिनियम 1956 था और ये अनुच्छेद 338 में आता है। इसके बाद है आपका भाग 8 जिसमें वर्णन मिलेगा आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, यानी कि यूटी के बारे में, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 के बीच में। पंचायतों का वर्णन मिलेगा आपको भाग 9 में और भाग 9A में मिलेगा नगर पालिकाओं का वर्णन, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में आपको भाग 10 में। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, ये अक्सर पूछा नहीं जाता है। भाग 13 में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भाग 14 में है। भाग 15 में आपका आता है निर्वाचन यानी कि चुनाव। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाग 17 जिसमें राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में। भाग 18 में क्या है दोस्तों, तो ये मिलेगा आपको आपातकालीन प्रावधान जो हैं ये भाग 18 में ही दिए गए हैं, अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 के बीच में। अब मुझे कोई कमेंट करके ये बताएगा कि आर्टिकल 360 का संबंध किससे है, बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो आपका जो ये भाग 20 है ये संविधान संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368। और 2 भाग और हैं आपके, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये भाग 21 में मिलेगा आपको। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन। तो भाग 20 तक आपको बिल्कुल रट के रखना है, ठीक है ना। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 हैं, ये ध्यान रखिए आप लोग। और अब इन 12 अनुसूचियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि पहली अनुसूची, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में, ठीक है। इसमें राज्य और संघ शासित क्षेत्र शामिल किए गए हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन है, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश आदि के। तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है, संवैधानिक अधिकारियों के लिए। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है, राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनके लिए, जो जितने भी यूटीज हैं उनके लिए। नेक्स्ट आपका है 5वीं अनुसूची, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के लिए 5वीं अनुसूची है। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजाति प्रशासन का प्रावधान है। 7वीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची में क्या मिलेगा आपको, वही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है वो इन्हीं सूचियों के थ्रू किया गया है। तो संघ सूची में 100 विषय रखे गए, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं।
8वीं अनुसूची में दोस्तों ये इसमें क्या है आपको पता ही है, 22 संवैधानिक भाषाएं, जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 22, उनको रखा गया है 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी नियम और अधिनियम है, पहला संविधान संशोधन, ये 9वीं अनुसूची में ही है। 10वीं अनुसूची ये दल बदल यानी कि एंटी डिफेक्शन संबंधी प्रावधान 52वां संशोधन के थ्रू इसे जो है इसमें ऐड किया गया था। और 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये दोनों जो है, 11वीं जो है यह पंचायत राज व्यवस्था के कार्य 73वां संशोधन, और 12वीं जो है यह नगर पालिका के कार्य एवं शक्तियों का विवरण 74वां संशोधन, जो कि हुआ था, दोनों हुआ था 1992 में, इनको जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आप समझ गए होंगे सारी बातें। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक क्या मिलेगा दोस्तों आपको, तो समानता का अधिकार ये मिलता है आपको अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच में। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23-24 में मिलेगा आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत बार पूछा गया है ये। अनुच्छेद 29 और 30 में मिलेगा संस्कृति व शिक्षा से संबंधित, मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह जो होते हैं ना वो इसी से संबंधित हैं। इसके बाद दोस्तों आपका अनुच्छेद 32, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके बारे में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया है, बताओ अगर किसी को पता है। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान सिविल संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 45 का में निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात की गई है। 48 का में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में अनुच्छेद 48 का में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। 63 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये बात जो है अनुच्छेद 64 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 65 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो फिर उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होगा, ये अनुच्छेद 65 में है। अनुच्छेद 72 में दोस्तों राष्ट्रपति का जो क्षमादान शक्ति है ये अनुच्छेद 72 में दी गई है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद का गठन। दोस्तों इसके लिए आप एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, सरला का या सरल का, सरल, ठीक है। स से देखिए यहाँ पर क्या है, संसद का गठन, ये अनुच्छेद 79 में है। र से राज्यसभा का गठन, ये अनुच्छेद 80 में है। और लोकसभा का गठन यानी कि ये हो गया आपका लोकसभा गठन, ये अनुच्छेद 81 में है। तो ये हो गया आपका 79, 80 और 81 सरल, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है UPPSC के थ्रू, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 में, ठीक है। तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है ये वर्णित किया गया है अनुच्छेद 108 में। धन विधेयक का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आप बजट के नाम से जानते हैं, इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 112 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन, ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 124 में। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, तो ये अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान किया गया। राज्यपाल का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 153 में है। राज्यों के महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170, विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171, राज्यों के हाई कोर्ट 214, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, बार बार पूछा गया है। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 300 क में, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं, इनका वर्णन मिलेगा अनुच्छेद 312 में। संघ और राज्यों के लिए सेवा आयोग अनुच्छेद 315, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326, विधानसभा में अधिकतम 500 सीट होगी, ये बात कही गई है अनुच्छेद 333 में। पिछड़ा जाति अनुच्छेद 340, अनुसूचित जाति 341 और अनुसूचित जनजाति का वर्णन जो है अनुच्छेद 342 में दिया गया है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, ये बात कही गई है अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 350 का में क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं होंगी। राष्ट्रीय आपात का उपबंध किया गया अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय शासन का उपबंध किया गया अनुच्छेद 356 में। वित्तीय आपात का उपबंध अनुच्छेद 360 में है। संविधान संशोधन होता है अनुच्छेद 338 के थ्रू। और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी जो उपबंध है इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 370 में। दोस्तों ध्यान देना कि अनुच्छेद 338 बी और 340, अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा,
सो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 338 बी और 340 भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके बारे में कल्याण और संवैधानिक सुरक्षा से संबंधित है। ध्यान दीजिए कि जो 102वां संविधान संशोधन हुआ था 2018 में, कब हुआ था? 2018 का जो 102वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा शामिल अनुच्छेद 338 बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया था कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 ए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 338 ए, 338 ए और 338 बी, ये जरूर रट लेना आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? आगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 ए के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया था। कब? तो दोस्तों ये किया गया था 2003 के 89th अमेंडमेंट के द्वारा, 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया। अब देखो जो पहला क्वेश्चन था ये अनुसूचित जनजाति के लिए था, आपका जो क्वेश्चन है ये क्या है? अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों ये किया गया था 2004 में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनको तो पक्का याद रखिएगा। अनुच्छेद 338 ये संबंधित है अनुसूचित जाति आयोग से। अनुच्छेद 338 ए ये संबंधित है अनुसूचित जनजाति आयोग से। और अनुच्छेद 338 बी ये संबंधित है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से। तो बस आपको 338 याद रखना है, 338 ए याद रखना है और 338 बी याद रखना है। ठीक है, तो ये तो जरूर आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC, यह 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से अस्तित्व में आया था, जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षा उपायों की जांच और निगरानी करता है। ठीक है, अगला है आपका दोस्तों अनुच्छेद 338 ए। ठीक है, तो ये अनुसूचित जनजाति के लिए आया था, NCST के लिए आया था। ये भी 89वां संविधान संशोधन अधिनियम ही है 2003-4। यह अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की जांच करता है। नेक्स्ट है आपका 338 बी, ये बहुत बाद में आया था। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित मामलों की जांच करता है। तो दोस्तों अगर लेक्चर आपने ध्यान से सुना है तो एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बताइए कि भारत का पहला वाइसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिक या रॉबर्ट क्लाइव? फटाफट दोस्तों इसका आप आंसर कीजिए और डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। अगर आप चाहें तो फॉलो करके अपनी तैयारी को और भी अधिक प्रभावशाली बेहतरीन बना सकते हैं। थैंक यू।